मानवता को शर्मसार कर देने वाला ये लड़ाई जिसमें दुनिया का 3 से 4% आबादी मारा जाता है। नियरली 10 करोड़ लोगों का सैन्यकरण किया गया था वर्ल्ड वार 2 में, जिसमें से आधी आबादी को सुला दिया गया हमेशा हमेशा के लिए। आगे आने वाले सैकड़ों सालों तक ये जंग याद रखा जाएगा। Für richtig hältst, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe. वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 के बीच का कनेक्शन आपस में बहुत शानदार था। ओवरव्यू को देखा जाए तो ठीक ऐसा ही लगता है जैसे एक लड़ाई के चलते ही दूसरा लड़ाई हुआ था, और ये बात भी सही है। 1919 में वर्ल्ड वार 1 के एंड के साथ ही जीते हुए कंट्रीज ने हारे हुए देशों को सजा के तौर पर ट्रीटी ऑफ वर्साइल नाम के एक पीस ट्रीटी को साइन करवाया था। मगर इस ट्रीटी को ध्यान से देखें तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि जर्मनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स वर्क एंड पे ऑल लॉस एंड डैमेजेस। मतलब जो कुछ भी नुकसान हुआ था पहले वर्ल्ड वार में, उसके लिए जर्मनी को सबसे बड़ा गुनहगार ठहराया गया और सारे नुकसान का भरपाई जर्मनी को करना है। अब इस देश का हालात बदतर नहीं महाबदतर हो गया था। वर्साइल ट्रीटी के अनुसार जर्मनी को उस समय $33 बिलियन का फाइन पे करने को कहा गया था, जो कि आज के समय ये अमाउंट $270 बिलियन होता है। और सोर्स के हिसाब से जर्मनी ने इस फाइन का आखिरी पेमेंट 2010 में जाकर किया था। इतना ही नहीं, जर्मनी को अपना जर्मन टेरिटरी भी देना पड़ा था उन जीते हुए देशों को। हालत खराब होने के कारण जर्मनी का गोल्ड रिजर्व भी अब पूरा खत्म हो गया था। खनिज पदार्थों से भरा हुआ लैंड भी अब उन्हें गंवाना पड़ा। 1/10 पॉपुलेशन भी उनका अब खत्म हो गया था। वहाँ के गवर्नमेंट ने अब अनलिमिटेड नोट छापना शुरू कर दिया, जिससे कुछ ठीक तो नहीं हुआ और बद से बदतर हो गया। पूरा देश अब हाइपर इन्फ्लेशन का शिकार बन चुका था। जर्मनी का करेंसी था जर्मन मार्क, वो डिवैल्यू हो गया। यानी 1922 में एक ब्रेड का कीमत 160 मार्क हुआ करता था, जो कि 1923 में बढ़ के 200 बिलियन मार्क हो गया था। मतलब हालात खराब था। जर्मन लोग अपने गवर्नमेंट से नफरत करने लगे थे, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद यहाँ पर एक नए नेशनल असेंबली का राइज हुआ था वीमर रिपब्लिक के नाम से। इसी जर्मन सरकार ने उन जीते हुए देशों के साथ मिलकर वर्साइल ट्रीटी पर हस्ताक्षर किया था। गवर्नमेंट के लोग कहीं बाहर निकल जाते थे तब उन्हें नवंबर क्रिमिनल्स के नाम से पुकारा जाता था, काहे कि नवंबर के महीने में ही इन्होंने ट्रीटी ऑफ वर्साइल पर सिग्नेचर मारा था। जर्मनी का ये हालत देखकर अमेरिका को उस पर तरस आता है, इसलिए अमेरिका इस फाइनेंशियल बर्डन को कम करने के लिए डोस प्लान बनाता है, जिसमें वो जर्मनी को लोन प्रोवाइड करेगा। लेकिन कुछ ही समय बाद ये सारा प्लान चौपट हो गया जब अमेरिका का स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाता है। 1929 का ये बात है। फिर साथ में जर्मनी का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी 40% से डिक्लाइन कर गया। बात बहुत स्पष्ट है कि जर्मन सरकार फेल थी, जनता फेल था, प्रोडक्शन फेल था। समय ऐसा बन गया था कि किसी को तो ऊपर आना था, और आता है वन एंड ओनली एडोल्फ हिटलर। हिटलर की पॉलिटिक्स का शुरुआत होता है जर्मन वर्कर पार्टी को ज्वाइन करने के साथ। आगे चलकर ये इसी पार्टी का मेन लीडर बन जाता है, और सबसे पहला काम इसने किया जर्मन वर्कर पार्टी का नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी करने का, जो कि नाजी पार्टी कहलाता है। 1929 के इलेक्शन में नाजी पार्टी को 2.6% वोट मिला था केवल। मगर आगे चलकर हिटलर का पॉपुलैरिटी पूरे जर्मनी में फेमस हो गया। उसका एग्रेसिव भाषण देने का अंदाज लोगों में आस जगाने लगा कि अब हालात बदलेंगे। हिटलर का मानना था कि ज्यूज एंड सोशलिस्ट आर द रियल कल्प्रिट, सबसे बड़े दोषी यही हैं। इसके लिए वो अपना जूडो बोल्शेविज्म थ्योरी का इस्तेमाल करता था, ये विश्वास दिलवाने के लिए कि रशिया में रशियन रेवोल्यूशन एक्चुअल में तो ज्यूज नहीं तो करवाया था। हिटलर का आइडियोलॉजी भी यही था कि जर्मनी में केवल आयरन रेस के लोग रहेंगे, ज्यूज, स्लैबिक और डिसेबल लोगों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। 1932 में फिर इलेक्शन होता है और हिटलर की नाजी पार्टी 37% वोट के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर सत्ता में आती है। इसके बाद बड़े मिस्टीरियस तरह से जर्मनी का जो पार्लियामेंट है वहाँ पर आग लग जाता है, और फिर 28 फरवरी को सारे सिविल राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच,
फ्रीडम ऑफ प्रेस सबको डिसेबल कर दिया गया। और फिर 3 मार्च को हिटलर इनेबलिंग एक्ट पास करता है, जिसमें डेमोक्रेसी को हटाने के साथ हिटलर एज अ जर्मन डिक्टेटर डिक्लेयर कर दिया गया। साल 1933 में जर्मनी का सबसे पहला काम जो इकोनॉमी का सत्यानाश हुआ है उसको कम से कम ट्रैक पर तो लाया जाए। और इकोनॉमी रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए हिटलर अपॉइंट करता है हेजमल सैंट नाम के एक इकोनॉमिस्ट को, जिन्होंने बताया कि क्या करना है, कैसे करना है। बहुत सारा प्रोग्राम भी इंट्रोड्यूस किया गया, चलाया गया। मोटा मोटी इनका बहुत कंट्रीब्यूशन रहा था जर्मनी को ट्रैक पर लाने में। वहीं दूसरे तरफ 1935 में दुनिया को ये पहली बार पता चला कि जर्मनी का तो एयरफोर्स भी है। आश्चर्यजनक इसलिए था क्योंकि वर्साइल ट्रीटी में जर्मनी को ये कहा गया था कि वो फोर्स नहीं रख सकता है, लेकिन तब पर भी ब्रिटेन को दया आ गया कि इतना कठोर होना भी सही नहीं है। इसलिए ब्रिटेन जाकर जर्मनी के साथ एक एंग्लो जर्मन नेवल एग्रीमेंट साइन करके आता है, जिसमें जर्मनी को अलाउ कर दिया कि वो अपनी नेवी रख सकता है। लेकिन फ्रांस अवेयर था इस कदम से कि जर्मनी की मंशा क्या है। जर्मनी पलटवार करके बदला जरूर लेगा, जैसा उनके साथ हुआ है। इसलिए फ्रांस पहले ही अपने डिफेंस में 450 किलोमीटर का वॉल खड़ा कर लेता है जर्मनी फ्रांस बॉर्डर पर। वहीं दूसरे तरफ जब परेशानी आता है तब बिना बुलाए मेहमान की तरह आकर झपट्टा मारता है। यही हुआ ऑस्ट्रिया के साथ। साल 1938 का समय था। हिटलर अपनी पहली नजर डालता है ऑस्ट्रिया देश पर, क्योंकि उसका मानना था कि जितने भी जर्मन स्पीकिंग देश है उन्हें वो साथ लाएगा पहले। एक कारण और भी था कि ऑस्ट्रिया के पास संसाधनों का कोई कमी नहीं था। दूसरा, वो आर्यन रेस के लोगों को पूरा लिविंग स्पेस देना चाहता था, जिसमें पहले तो हिटलर प्रो नाजी लोगों को ऑस्ट्रियन गवर्नमेंट में जगह दिलवाता है, ताकि वो लोग ऑस्ट्रिया में रहकर हिटलर और जर्मनी के बारे में जितना लोगों को मैनिपुलेट कर सकते हैं करें। ऑस्ट्रिया के चांसलर को अपना गद्दी बचाना था, इसलिए वो ऑस्ट्रिया में नेशनल वोट करवाने का डिसीजन लेते हैं, लोगों का ओपिनियन लेने के लिए कि वो जर्मनी के साथ मर्ज होना चाहते हैं या फिर एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनकर रहना चाहते हैं। लेकिन इसी बीच हिटलर को जैसे ही मालूम पड़ता है कि ऑस्ट्रिया में ये सब हो रहा है, हिटलर अपनी आर्मी के साथ मार्च कर देता है ऑस्ट्रिया पर। जर्मन मिलिट्री ऑस्ट्रिया के कैपिटल शहर वियना में घुसती है, मगर वहीं ऑस्ट्रियन चांसलर को खून खराबा नहीं चाहिए था। वो नहीं चाहते थे कि युद्ध जैसा कोई हालात बने, इसलिए वो अपने पद से रिजाइन दे देते हैं और विदाउट एनी डाउट हिटलर कब्जा कर लेता है ऑस्ट्रिया देश पर। इसका बड़ा कारण ये भी था कि वहाँ के लोग हिटलर को पसंद करने लगे थे। उन्हें ऐसा लगने लगा था कि हिटलर का उदय ऑस्ट्रिया को सुपर पावर बनाएगा। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जर्मनी अब सारे देशों को कैसे इन्वेड करेगा, इसके लिए हिटलर अपना नजर घुमाता है चेकोस्लोवाकिया के ऊपर। हिटलर के हिसाब से चेकोस्लोवाकिया के इस रीजन में जर्मन लोग बहुत रहते थे, तो उसका मानना था कि ये लैंड एरिया जर्मनी का होना चाहिए। हिटलर कब्जाने का प्लान बनाता है, मगर कहानी में इस मोड़ पर एंट्री होता है यूके के प्राइम मिनिस्टर नेविल चैमबरलेन का, जिन्हें पता था कि जर्मनी अब हद पार कर रहा था। वर्ल्ड वॉर 1 में जितना क्रुएलिटी दिखा था, जितना जान माल का नुकसान हुआ था, यूके नहीं चाहता था कि जर्मनी उससे आके उलझे और बाद में जाकर वर्ल्ड वॉर 2 के होने का कोई आसार बने। इसलिए पीएम चैमबरलेन ने हिटलर के साथ मिलकर एक एग्रीमेंट साइन कर लिया। साल था 1938 का। तय ये किया गया था कि सुदरलैंड के पार्ट को जर्मनी को दे दिया जाए। बदले में हिटलर प्रॉमिस करता है वॉर ना करने का। कुछ समय के लिए सभी को लगा कि हिटलर का एग्रेशन ठंडे बस्ते में चला गया है, मगर कुछ ही समय बाद हिटलर एग्रीमेंट को तोड़कर पूरे चेकोस्लोवाकिया को इन्वेड करता है। ज्यादा कोई बड़ा झड़प नहीं था, छोटी लड़ाई लड़नी पड़ी थी चेकोस्लोवाकिया को ऑक्युपाई करने के लिए। फिर आगे चल के देश को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था। एक को तो जर्मनी के साथ मिला दिया गया और बचे हुए हिस्से का एक अलग देश डिक्लेयर करके एक पपेट गवर्नमेंट को बैठा दिया गया। हिटलर को जो करना था वो तो कर ही रहा था, मगर ब्रिटिश पीएम को दूसरे तरफ बहुत क्रिटिसिज्म झेलना पड़ गया। हिटलर ब्रिटिश पीएम चैमबरलेन के एग्रीमेंट को तोड़कर इतना सब कर रहा था और ये बस देखते रह गए। खैर, जर्मनी एक और कदम आगे बढ़ता है। 1 सितंबर 1939 का वक्त जर्मन डिक्टेटर इन्वेड करता है पोलैंड देश को ऑक्युपाई करने के लिए। अपने ट्रूप्स को ऑर्डर देने से पहले हिटलर जानता था कि चेकोस्लोवाकिया की तरह पोलैंड पर वो डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकता है।
हमला किया तब सोवियत यूनियन डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाएगा जर्मनी के अगेंस्ट। इसलिए हिटलर सीक्रेटली मॉस्को जाकर प्रेसिडेंट जोसेफ स्टालिन के साथ एक नेगोशिएशन कर लेता है आपस में, नॉन एग्रेशन पैक्ट पर साइन करके। इस डील में ये कहा गया था कि जर्मनी हमला करेगा पोलैंड पर और साथ में यूएसएसआर भी अपने साइड से पोलैंड पर अटैक कर देगा उसे हथियाने के लिए। मतलब पोलैंड के लिए टू फ्रंट ऑफ वॉर का सिचुएशन बन गया। हिटलर के तरफ से 10 लाख जर्मन ट्रूप्स पोलैंड के तरफ चल दिए इन्वेड करने के लिए। The first city to be taken, but it's followed by others. That one, a Polish town, ready for war and built a military juggernaut too great for Poland to resist. ब्रिटिश पीएम सरप्राइज थे हिटलर के इस डिसीजन से। उन्होंने हिटलर को लास्ट वार्निंग दिया, नहीं तो ब्रिटेन वॉर डिक्लेयर कर देगा जर्मनी के खिलाफ। मगर हिटलर सारे भेजे गए अल्टीमेटम को रिजेक्ट कर देता है और ब्रिटेन की तरफ से युद्ध की घोषणा कर दी जाती है। फिर इसके इंस्टेंट बाद फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, कनाडा, ये सभी देश भी जर्मनी के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर देते हैं। समय के इस पल को फोनी वॉर के नाम से जाना जाता है। फोनी वॉर मतलब झूठ मूठ का वॉर, सिर्फ दिखावे का वॉर डिक्लेयर करना। इसमें से किसी भी देश ने मिलिट्री सपोर्ट नहीं दिया था अभी तक पोलैंड को। और बात करें पोलैंड की आर्मी की, तब इनके फोर्स में उतना दमखम नहीं था। इनकी मिलिट्री में अभी भी घोड़े का इस्तेमाल होता था, कुछ नया इक्विपमेंट नहीं था। टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां, एंटी एयरक्राफ्ट गन का कमी था। और जाहिर सी बात है कि जर्मनी इन पर डोमिनेट करेगा। 1 हफ्ता लगता है केवल हिटलर को पूरे पोलैंड को कैप्चर करने के लिए। मतलब 1 सितंबर को जर्मन ट्रूप पोलैंड को इन्वेड करने निकले थे और 8 सितंबर तक पोलैंड का काम तमाम। और फिर एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग पोलैंड का वेस्टर्न पार्ट ऑफ लैंड जर्मनी का होता है और ईस्टर्न साइड का पूरा एरिया यूएसएसआर के पास चला जाता है। सोवियत यूनियन का कहना था कि ये पोलैंड को डिजर्व करते हैं क्योंकि रशियन रेवोल्यूशन से पहले ये हमारा ही हिस्सा था। एक्चुअल में हिटलर दूसरे देश पर हमला करने के लिए ब्लिट्जक्रीग स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करता था। जर्मन लैंग्वेज में ब्लिट्ज का मतलब होता है लाइटनिंग वार। सोल्जर्स इतने तेजी से अटैक करेंगे कि दुश्मनों को पता ही नहीं चलेगा कि उनके साथ कब क्या हो गया। फिर इनका एयरफोर्स लुफ्टवाफे बैक टू बैक बम बरसाएगा। इन शॉर्ट में कहे तो हिटलर का स्ट्रेटेजी था कि वॉर को जितना जल्दी वो खत्म कर सके वो करेंगे। इसलिए स्पेशली जर्मन सोल्जर्स को ड्रग्स भी दिया गया था। उस समय पेरविटिन नाम का एक ड्रग्स था जिसको लेने से जर्मन सोल्जर्स का थकान दूर हो जाता था, नींद भी नहीं लगता था, जिससे वो बिना रुके दुश्मन देशों पर रात के समय भी हमला करते थे। भूख प्यास भी कम लगता था और चोट लगने पर दर्द भी कम महसूस होता था। एक्चुअल में देखे तो सोल्जर्स को इसका फायदा तो मिला, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये शरीर को बहुत हार्म पहुंचाने वाला है। वहीं दूसरे तरफ फिनलैंड देश यूएसएसआर का एक समय पर हिस्सा हुआ करता था, लेकिन सोवियत यूनियन के प्रेसिडेंट स्टालिन को डर था कि कहीं हिटलर अपने ट्रूप्स के साथ फिनलैंड पर ही कहीं हमला ना कर दे। इसलिए स्टालिन फिनलैंड देश को ऑर्डर देते हैं अपने टेरिटरी को हमारे हाथों सौंप देने के लिए, मगर फिनलैंड एग्री नहीं करता है। और फिर गुस्से में आकर जोसेफ स्टालिन ऑर्डर करते हैं अपने मिलिट्री को फिनलैंड के अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए। ये साल था नवंबर 1939। फिनलैंड के तरफ से 2 लाख आर्मी मौजूद था और वहीं सोवियत यूनियन 1000 टैंक प्लस 10 लाख लोगों के साथ निकल पड़ता है फिनलैंड को इन्वेड करने। कई सारे जाने जाती है बेमतलब। सोल्जर्स भी कितने मारे गए। ऑब्वियस सी बात है कि यूएसएसआर का मिलिट्री पावर मजबूत था, लेकिन इसके बाद भी 2 महीने तक ये लड़ाई खिंच गया। यूएसएसआर जितना जमीन हड़पना चाहता था वो तो नहीं हो पाया, लेकिन अंत में आके फिनलैंड ट्रीटी साइन करने के लिए प्रेशराइज हो गया और अपना 11% लैंड यूएसएसआर को देना पड़ा। स्टालिन को लगा था कि हिटलर शायद फिनलैंड पर अटैक करेगा, मगर हिटलर पोलैंड को जीतने के बाद वेस्टर्न कंट्री को इन्वेड करने का प्लान बना रहा था। अब 1 अप्रैल 1914 को हिटलर ऑर्डर देता है अपनी मिलिट्री को नॉर्वे को कब्जा करने के लिए। एयरलाइन से जर्मन पैराशूट बटालियन उतरती है नॉर्वे के सरजमी पर और यहाँ जर्मन मिलिट्री अपने स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करती है।
लाइटनिंग स्पीड से दुश्मन देश पर अटैक करने का और जल्दी से जल्दी अपना काम निपटा देने का। इसी बीच हिटलर ऑर्डर देता है अपने ट्रूप्स को डेनमार्क को भी कैप्चर करने का। 1 अप्रैल से हमला करने से लेकर 9 अप्रैल तक आते आते नॉर्वे और डेनमार्क दोनों ही नाजी आर्मी कैप्चर कर लेती है और वहां के गद्दी पर प्रो नाजी सरकार को बैठा दिया जाता है। और इसी सेम डे पर हिटलर नीदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस और लग्जमबर्ग पर भी युद्ध की घोषणा कर देता है। 14 अप्रैल को एलाई कंट्री की आर्मी नॉर्वे में उतरती है, लेकिन जर्मन फोर्स उस समय तक रेडी थे इनका सामना करने के लिए। हिटलर नॉर्वे को इसलिए कैप्चर करना चाहता था क्योंकि वो नॉर्वे के नेवल और एयर बेस का यूज करके कभी भी ब्रिटेन पर स्ट्राइक किया जा सकता था अगर जरूरत पड़ी तब। और डेनमार्क को इसलिए कब्जाना जरूरी था ताकि जर्मनी से नॉर्वे तक के कनेक्टिविटी में कोई भी इशू ना आन पड़े। ब्रिटिश पीएम ये सब देखकर बहुत अपसेट होते हैं। यूं कहूँ तो हिटलर के खिलाफ वो एकदम से फेल हो गए थे, इसलिए वो खुद ही 10 मई 1914 को पीएम के सीट से रिजाइन दे देते हैं। फिर एक नए प्रधानमंत्री को अपॉइंट किया जाता है, विंस्टन चर्चिल। इन्होंने एग्रेसिवली आगे चल के बहुत काम भी किया था। खैर, इधर हिटलर जैसे ही फ्रांस, बेल्जियम इन देशों पर अटैक करना शुरू करता है, फ्रांस के सोल्जर्स मैग्नॉट लाइन वाले दीवार से सट के खड़े हो जाते हैं अपने देश को प्रोटेक्ट करने के लिए। उस समय फ्रांस की 8 लाख की सेना को यूरोप में सबसे शक्तिशाली माना जाता था, लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 के बाद से फ्रेंच मिलिट्री उतना प्रोग्रेस नहीं कर पाई थी जितना उनका नाम था, इसलिए फ्रांस बहुत ज्यादा अपने मैग्नॉट लाइन पर डिपेंडेंट था। वहीं बेल्जियम, लग्जमबर्ग में फ्रांस और ब्रिटेन की आर्मी जाकर उन्हें सपोर्ट करती है बॉर्डर पे। हिटलर अपने वहीं ब्लिट्जक्रिग स्ट्रेटेजी का यूज करता है 1000 से ज्यादा फाइटर जेट और 30 लाख से ज्यादा जर्मन सोल्जर्स के साथ। इस पूरे लड़ाई को बैटल ऑफ फ्रांस कहा गया है। हमले के लिए जर्मन ट्रूप्स को 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। इनमें से ग्रुप बी के सोल्जर्स का काम था कि वो नीदरलैंड और बेल्जियम में जाके लड़े। ग्रुप सी का काम था कि वो फ्रेंच बॉर्डर पर मैग्नॉट लाइन के पास जाकर लड़े। एक्चुअल में ग्रुप सी केवल दिखावे के लिए फ्रांस के बॉर्डर पर जाकर लड़ने लग रहे थे ताकि जो मेन ग्रुप है, ग्रुप ए, अपना काम चुपके से कर ले। फ्रांस के अंदर एंट्री मारना आर्डेनेस फॉरेस्ट के थ्रू। फ्रांस के जो मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं वो इस जंगल को इग्नोर कर रहे थे। वो ये मानते थे कि इतने बड़े और घने जंगल में कोई कैसे ही गुजर सकता है, लेकिन ग्रुप ए के सोल्जर्स अपने 40,000 से भी ज्यादा मिलिट्री व्हीकल का इस्तेमाल करके इस फॉरेस्ट में घुस जाते हैं। 15 मई 1914 तक जर्मन सोल्जर्स सेडान को कैप्चर कर लेती है और आगे चलकर एलाई फोर्स को जो बेल्जियम में इनके ग्रुप बी से लड़ रहे थे उनको पीछे से घेर लेती है। फ्रांस और ब्रिटेन के एलाई फोर्स के पास भागने का केवल एक रास्ता था, समुद्र के पास डंकर्क पोर्ट पे। वहीं पे डंकर्क के बीच पर ये सारे एलाई सोल्जर्स चले जाते हैं। 4 लाख से भी ज्यादा एलाई फोर्स का जान इस वक्त खतरे में था। नाजी आर्मी इनके करीब पहुंचकर इन पे फायर करना शुरू कर देती है। ऊपर से जर्मन एयरफोर्स के बॉम्बर बॉम्ब बरसा रहे थे बीच पर लगातार। फ्रांस और यूके के लिए इन फंसे हुए आर्मी को इवैक्यूएट करना बहुत जरूरी था। इस वक्त ब्रिटिश पीएम चर्चिल एक प्लान बनाते हैं। 26 मई को ऑपरेशन डायनेमो लॉन्च किया जाता है, जिसमें ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स काउंटर अटैक करती है अपने जहाजों को कवर देके जो इवैक्यूएशन के लिए आ रहे हैं। प्राइवेट जितने भी फिशिंग बोट वाले थे वो निकल पड़ते हैं अपने देश के सोल्जर्स को बचाने। इसमें डंकर्क के बीच पर जो फंसे हुए सैनिक थे वो भी जमीन से जर्मन्स पर अटैक कर रहे थे। 4 जून तक आते आते करीब 3.5 लाख सैनिकों को 1000 जहाजों की हेल्प से बचा लिया गया। फ्रांस इतना सब और देख नहीं पा रहा था। लास्ट में आके 22 जून 1914 को जर्मनी के आगे वो सरेंडर कर देता है। इस टाइम तक इटली देश का भी एंट्री होता है। यहाँ के लीडर मुसोलिनी एक तरह से बहुत ज्यादा प्रो हिटलर थे। जर्मनी और इटली का पैक्ट ऑफ स्टील नाम से एक ट्रीटी साइन था, इसलिए 10 जून 1914 को जर्मनी और इटली डिक्लेयर कर दिए थे वॉर अगेंस्ट फ्रांस एंड यूके। फ्रांस सरेंडर तो कर दिया था हिटलर के आगे, लेकिन अभी भी फ्रेंच नेवी और एयरफोर्स न्यूट्रलाइज था, मतलब मिलिट्री हिटलर को हैंडओवर नहीं किया गया था इस वक्त। मगर वहीं यूके को इस बात का बड़ा झटका लगता है फ्रांस के इस डिसीजन से। उन्हें यह डर था कि कहीं फ्रेंच नौसेना कहीं जर्मन्स के हाथ में ना
पड़ जाए। जुलाई 1914 तक सिचुएशन कुछ ऐसा था कि हिटलर अपने आसपास के सारे देशों पर कब्जा जमा लिया था। ऑस्ट्रिया, पोलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड और फ्रेंच। हिटलर का अब अगला टारगेट बनने वाला था ब्रिटिश एम्पायर, यूके। हिटलर को लग रहा था कि चर्चिल ये सब देखकर जर्मनी के साथ एक पीस ट्रीटी साइन करेंगे, मगर ब्रिटिश पीएम यहाँ पर क्लियर कर देते हैं कि मेरा और हिटलर के बीच कभी कोई समझौता नहीं हो सकता है। और इसके बाद जर्मनी और ब्रिटेन के बीच समुद्र होने के कारण नाजी आर्मी डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकती थी ब्रिटेन पर। बेसिकली यूके को अपने इंग्लिश चैनल का बहुत अच्छा खासा प्रोटेक्शन मिला था, लेकिन तब पर भी हिटलर ने अपने मिलिट्री को तैयार रहने का आदेश दिया था कि वो कभी भी अटैक कर सकता है। नौसैनिक ताकत में तो ब्रिटेन बहुत आगे था जर्मनी से, तो ये तो अच्छा प्लान नहीं था कि ओशन में अटैक करने का। इसलिए जर्मन एयरफोर्स को अपना ताकत लगाना होगा पहले। हिटलर प्लान करता है ऑपरेशन सी लॉयन। जर्मन एयरफोर्स लुफ्टवाफे के पास 2600 एयरक्राफ्ट्स थे, लेकिन वहीं यूके के पास केवल 700 था। 10 जुलाई को जर्मन एयरक्राफ्ट यूके पर बम बरसाने के लिए निकल पड़ती है। स्टार्टिंग में ये टारगेट बनाया गया कि फैक्ट्री और एयरक्राफ्ट उनको पहले तबाह किया जाए। अपने स्ट्रेटेजी के तहत लुफ्टवाफे धीरे धीरे रात में भी हमला करने लग रहे थे, पर एक बार तो 24 अगस्त 1914 की रात थी। कुछ जर्मन पायलट जाकर लंदन शहर पर बम गिरा देते हैं गलती से। जाहिर सी बात है कि बहुत सारे आम लोग मारे गए। जर्मन के इस हरकत से विंस्टन चर्चिल अपने एयरफोर्स को ऑर्डर करते हैं कि जाकर बर्लिन पर बम गिराने का। बाद में यूके फोर्स रिटेलिएट करती है बर्लिन शहर पर बम गिरा के, लेकिन ये जैसे ही हिटलर को पता चला, हिटलर ऑर्डर करता है अपने एयर ट्रूप्स को लंदन शहर को पूरा तबाह कर देने के लिए। जर्मन एयरफोर्स 1000 से भी ज्यादा बॉम्बर एयरक्राफ्ट को लेकर लंदन शहर की तरफ धावा बोलती है। ब्रिटेन और जर्मनी के बीच बहुत आक्रामक लड़ाई होती है। यहाँ संख्या में ज्यादा एयरक्राफ्ट होने के बाद भी फर्स्ट बैटल में ब्रिटिश एयरफोर्स ने 60 जर्मन एयरक्राफ्ट को गिरा दिया था। बदले में उनके केवल 29 एयरक्राफ्ट ही डिस्ट्रॉय हुए थे। इस दिन को बुलाया गया था बैटल ऑफ ब्रिटेन डे। ये पहली बार था कि हिटलर को मेजर लॉस सहना पड़ा हो, इसलिए हिटलर ऑपरेशन सी लॉयन को ठंडे बस्ते में डाल देता है और वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव ऑन करता है, सोवियत यूनियन के तरफ। अप्रैल 1941 तक जर्मनी, हंगरी, रोमेनिया, बुल्गारिया एक एलाई बनकर बैठ गए थे, जिन्हें एक्सिस पावर कहा जाता था। और बाद में यूगोस्लाविया और ग्रीस पर तो पहले ही हिटलर कब्जा जमा चुका था। इटली में प्रो नाजी सरकार था ही, इसलिए हिटलर चाहता था कि अगर वो यूएसएसआर को इन्वेड कर लेता है तब वो उसकी सबसे बड़ी जीत मानी जाएगी। सभी को ये मालूम था कि जर्मनी ने पहले ही यूएसएसआर के साथ मिलकर नॉन एग्रेशन पैक्ट पर साइन कर रखा था, मगर इसके बावजूद हिटलर चाहता था कि वो सोवियत यूनियन पर कब्जा जमाए। इसके पीछे उसका आइडियोलॉजी भी था कि वो कम्युनिस्ट लोगों से नफरत करता था। हिटलर चाहता था कि एक लार्ज पार्ट ऑफ लैंड को जर्मनी के अधीन बनाना। ब्रिटेन, जापान, सोवियत यूनियन और यूएसए के साथ जर्मनी को भी उसी विश्व शक्ति के नाम तक पहुंचाना, ये था मकसद। सोवियत यूनियन पर हमला करने के लिए हिटलर ने वही फ्रांस वाली स्ट्रेटेजी अपनाई। अपने ट्रूप्स को 3 भाग में डिवाइड कर दिया, ग्रुप ए, बी, सी। जर्मनी ने इस ऑपरेशन को शुरू कर दिया 22 जून 1941 को, लेकिन ये लड़ाई हिटलर के लिए आसान नहीं होने वाला था। मिलिट्री व्हीकल्स की बात करी जाए तो यूएसएसआर के पास 20,000 प्लस टैंक्स थे, वहीं जर्मनी के पास सिर्फ 6000 टैंक। लेकिन यहाँ बहुत बड़ा फर्क था। जर्मन टेक्नोलॉजी कई ज्यादा बेहतर थी सोवियत के कंपैरिजन में, इसलिए किसी को नहीं पता था कि कौन डोमिनेट कर जाएगा। यहाँ अपने देश को प्रोटेक्ट करने के लिए सोवियत यूनियन ब्रिटेन के साथ मिलकर एलाइज पावर का हिस्सा बन जाता है। फायदा यहाँ ज्यादा कुछ नहीं हुआ, बल्कि हिटलर की नाजी आर्मी अपने स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करके सोवियत यूनियन के काफी अंदर तक चली जाती है, इतना अंदर तक कि यहाँ से मॉस्को केवल 300 किलोमीटर की दूरी पर था। इस टाइम तक दूसरे तरफ हिटलर और उसके मिलिट्री कमांडर के बीच बहस चालू हो जाता है। किसी एक्शन को लेकर डिसएग्रीमेंट हो गया। इस वजह से अगला जर्मन एडवांस अक्टूबर 1943 तक डिले हो जाता है। अक्टूबर से लेकर नवंबर दिसंबर के महीने में ठंड काफी बढ़ गया था। जर्मन सोल्जर्स के लिए वॉर को कंटिन्यू करना मुश्किल था। लुफ्टवाफे के सहारे जर्मन अपने बॉम्बिंग ऑफेंसिव को मेंटेन कर रहे थे कैसे न कैसे, लेकिन सोवियत के पास एडवांटेज था
उन्हें आदत है ठंड में लड़ने का। दूसरे तरफ सोवियत यूनियन के ईस्टर्न बॉर्डर पर सोवियत और जापान का अलग मसला चल रहा था। इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यूएसएसआर और जापान आपस में नॉन एग्रेशन पैक्ट पर साइन कर लेते हैं। इसका मतलब था कि सोवियत यूनियन के वो सैनिक जो ईस्टर्न बॉर्डर पर जापान के साथ फाइट कर रहे थे वो अब जर्मनी के साइड वाले बॉर्डर पर आकर लड़ सकेंगे। 1941 में दिसंबर के समय एक और इंसिडेंट हो जाता है। जापान जाता है और यूएसए के पर्ल हार्बर बेस पर हमला कर देता है। विदाउट एनी डाउट कुछ कारण नहीं था हमले करने का। लमसम 2500 अमेरिकन ट्रूप्स की जान चली गई थी इस हादसे में। अमेरिका आना तो नहीं चाहता था, मगर ऐसे इंसिडेंट के बाद अमेरिका वर्ल्ड वॉर 2 का हिस्सा बनता है, जापान के खिलाफ वॉर डिक्लेयर करता है। A state of war has existed between the United States and the Japanese Empire. और इस समय अमेरिका एलायंस पावर के ग्रुप में शामिल होता है, जिसमें यूके, सोवियत यूनियन और लेटर चाइना भी आ गया था। जब जापानीज सोल्जर्स चाइना पर हमला करने लग रहे थे, बेसिकली जब जर्मनी पूरे यूरोपियन पावर को इन्वेड करने में लगा था, तब जापान को अपने एम्पायर का विस्तार करने का मौका मिला ताकि जापानीज वैल्यूएबल रिसोर्सेज को आसानी से एक्सट्रैक्ट कर सके। अमेरिका अभी भी कुछ समय ले रहा था वर्ल्ड वॉर में आने से पहले। तब तक जापान साउथ ईस्टर्न देश जैसे थाईलैंड और कंबोडिया को इन्वेड कर लेता है, मगर जब यूएस एंट्री लेता है तब वो सबसे पहले जापानीज आइलैंड पर बॉम्बिंग करता है और वहां पर अपना बेस बना लेता है ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट के पास। यूएसए बॉम्बर अगेन बॉम्बिंग करते हैं और इस बार जापान के 4 एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबा दिया गया। दूसरे तरफ जहां हिटलर सोवियत यूनियन के साउदर्न पार्ट पर अटैक करता है उनके सप्लाई चेन को तोड़ने के लिए, स्टालिनग्राड के शहर में खूंखार जंग छिड़ती है, जिसमें सोवियत आर्मी सक्सेसफुल डिफेंड कर जाती है जर्मन आर्मी के अगेंस्ट। 1941 के अंत तक यूएसए और ब्रिटेन के बीच आर्केडिया कॉन्फ्रेंस होता है, जिसमें यह डिसाइड किया गया कि जर्मनी फर्स्ट, मतलब उनका यहाँ केवल एक ऑब्जेक्टिव होगा कि जर्मनी को कैसे हराना है। जापान को कुछ समय के लिए साइडलाइन कर दिया गया। ब्रिटेन यहाँ पर सब कुछ साइडलाइन करके नॉर्थ अफ्रीका के देश इजिप्ट को आजादी दिलवाता है इटालियन और जर्मन फोर्स को बाहर फेंक के। वहीं सर्दियों का मौसम दोबारा आता है, मगर इस बार जर्मन्स ने लगभग पूरे स्टैंडगार्ड पर कब्जा जमा ही लिया था, पर सोवियत हार नहीं मानते हैं, आखिर तक लड़ते रहते हैं और लास्ट में के 3 लाख जर्मन ट्रूप्स को चारों तरफ से घेर लेते हैं, चारों तरफ से स्टालिनग्राड के शहर में। फिर कुछ दिन बाद जाकर वो सारे सोल्जर्स निकलते हैं और सरेंडर कर देते हैं सोवियत आर्मी के आगे। वहीं इटली में कुछ ऐसा होता है जिसका उम्मीद किसी को नहीं था। इटली में रहने वाले लोग अपने डिक्टेटर मुसोलिनी को गद्दी पर से हटा देते हैं। लोग परेशान थे अपने हालात से। आखिरी में जाकर मुसोलिनी की हत्या कर दी जाती है। इटली के अंदर न्यू गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश किया जाता है जो एलाइज के साथ युद्ध विराम करने का डिसीजन लेती है। 6 जून 1944 तक एक और इवेंट होता है डी डे के नाम से, जहां एलाइज फोर्स एक ऑपरेशन लॉन्च करती है। करीब 1.5 लाख ब्रिटिश अमेरिकन सोल्जर्स फ्रांस के बीच पर उतरते हैं, फ्रांस को जर्मन सोल्जर से आजाद कराने के लिए। हिटलर ने ईस्टर्न फ्रंट पर अपनी आर्मी को सोवियत यूनियन के खिलाफ फोकस करने को कहा था, मगर वेस्टर्न बॉर्डर पर इतना बड़ा ऑपरेशन लॉन्च हुआ है तो अपनी आर्मी को वेस्टर्न बॉर्डर पर भेजना पड़ेगा एलाई फोर्स से लड़ने। लेकिन जैसे ही हिटलर ने अपनी आर्मी को पीछे हटाया, सोवियत यूनियन एक बड़ा काउंटर अटैक करता है और 2 महीने लगते हैं उन्हें। 2 महीने के अंदर अपना 600 किलोमीटर का जमीन वापस ले लिया जर्मनी से। यहाँ पर जितने भी अलग देश थे, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रोमेनिया, ये सभी सोवियत यूनियन के अंडर में आ गए। दूसरे तरफ फ्रांस में जर्मन सोल्जर्स को घेर कर मारा जाता है और फ्रांस को आजादी मिल जाती है। इस टाइम के फेज तक हिटलर अब तीनों चारों तरफ से घिर चुका था। एक ह्यूज एयर अटैक होता है एलाई आर्मी के तरफ से 1943 में। जर्मनी के इंडस्ट्रियल एरिया को टारगेट किया जाता है, जिसमें कुछ सक्सेस तो मिलता है लेकिन काफी लॉसेस को भी सहना पड़ता है। फिर इसके बाद एक और बड़े पैमाने पर बम गिराया गया था एलाइज के तरफ से जर्मन शहरों पर, जिसमें सिविलियन कैजुअलिटी को भी फेस करना पड़ा था। धीरे धीरे जैसे जैसे ब्रिटेन और यूएस के ट्रूप्स आगे बढ़ रहे थे जर्मनी के तरफ, दुनिया को हिटलर के काले करतूत के बारे में पता चलता है। 1942 के स्टार्टिंग में नाजी और
एसएस चीफ की आपस में मीटिंग के दौरान सहमति हुई थी कि एक कंसंट्रेशन कैंप बनाया जाएगा जहां पर वो पोलैंड में रहने वाले आम ज्यूज को ले जाएंगे और या तो वो उन्हें ले जाकर मार देंगे या फिर उन्हें इतना ज्यादा लेवरस वर्क कराया जाएगा कि वो उसी को करते करते मर जाए। मिड 1942 से सितंबर 1944 के बीच मोर देन 4,20,000 ज्यूज की हत्या कर दी गई कंसंट्रेशन कैंप में। यही नहीं, 57 लाख ज्यूज को एज अ कोर्स फाइनल सोल्यूशन नाम देकर उन्हें मार डाला गया। हिटलर ज्यूज को मारने के लिए पोलैंड को एज अ ट्रेनिंग ग्राउंड इस्तेमाल करता था। वहां के यहूदियों को भी नहीं छोड़ा गया। लगभग 30 लाख पोलिश ज्यूज की कंसंट्रेशन कैंप में ले जाकर हत्या कर दी गई थी। खैर, ये तो हिटलर की करतूतों की बातें हैं कि वो क्या कर रहा था अंडरग्राउंड में। फरवरी 1945 में एलआई के लीडर यूएस, यूके और सोवियत यूनियन के प्रेसिडेंट मिलकर एक कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसे याल्टा कॉन्फ्रेंस बुलाया जाता है। इस कॉन्फ्रेंस में हिटलर के फाइनल स्टेज के डिफीट के बारे में बात किया गया था। हिटलर को हराने के बाद एलआई देश कैसे जर्मन लोगों की हेल्प करेंगे, इसमें ये डिस्कस किया गया था। और हाँ, इसी याल्टा कॉन्फ्रेंस में एक पॉपुलर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन को भी बनाया गया था ताकि आगे आने वाले समय में देशों के मतभेद को मिटाया जा सके। हिटलर को हराने से पहले जर्मन शहरों पर हैवी बॉम्बिंग की जाती है। पूरा शहर मानो चकनाचूर हो गया था। फाइनली जाकर मई 1945 में बर्लिन शहर को घेर लिया गया सोवियत आर्मी के द्वारा। स्पेशली हिटलर की बात करें तो इस दिन से 3 दिन पहले हिटलर ईवा नाम की एक लड़की से शादी करता है और वो दोनों 24 घंटे बाद यानी 30 अप्रैल 1945 को सुसाइड कर लेते हैं। 8 मई 1945 को जर्मनी ऑफिशियली सरेंडर करता है। और हाँ, हिटलर के बारे में एक बात थी कि वो कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। बाद में जाकर मालूम पड़ता है कि जब हिटलर को पता चला था कि फ्रांस अब उसके हाथ से जाने वाला है, तब उसने अपने मिलिट्री जनरल को ऑर्डर किया था कि फ्रांस के बड़े इमारतों पर बम लगा देने के लिए, ताकि अगर हम हारेंगे तो पूरे फ्रांस के शहर पेरिस को तबाह कर देंगे। मगर इन मिलिट्री जनरल ने हिटलर की बातों को मानने से इनकार कर दिया। बाद में इन्हें सेवियर ऑफ पेरिस के नाम से जाना जाने लगा। दूसरी तरफ जापान अभी भी 2 महीने लगा देता है सरेंडर करने के लिए। जुलाई 1945 में जापान को सरेंडर करने के लिए अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन जापान इस अल्टीमेटम को ठुकरा देता है। फिर इसके बाद अमेरिका 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा देता है, जिसमें 1 लाख से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। और फिर सोवियत यूनियन जापान के ऊपर वॉर डिक्लेयर करता है, मगर तब तक जापान सरेंडर कर चुका था। द्वितीय विश्व युद्ध मानव इतिहास का सबसे बड़ा दर्दनाक घटना है। पोलैंड और यूगोस्लाविया जैसे यूरोपीय देश अपनी आबादी का एक बड़ा हिस्सा खो देते हैं। ईस्ट एशिया में बड़े पैमाने पर अकाल पड़ता है और बीमारी से लाखों लोग मारे जाते हैं। एस्टिमेट के अनुसार वर्ल्ड वॉर 2 में $1 ट्रिलियन स्पेंड किया गया था। ये समय था मानवता के सर्वनाश का।